गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं और आज आपका प्रतिशत का दूसरा सेशन होगा और प्रतिशत में आज आप आय व्यय के सवालों को करेंगे और बहुत शानदार तरीके से सवालों को आपको मैं समझाऊंगा। चलिए आगे आते हैं, सीधा सवाल पर आते हैं। ठीक, आय व्यय का ये पहला सवाल आपका है आय व्यय पर आधारित। तो देखिए कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो पहले आपको मैं यहां समझाता हूं आय व्यय और बचत क्या होती है। यहां देखिएगा, आय व्यय और बचत। देखिए आय कितना है, देखिए अगर प्रतिशत में दिया गया है तो यहां देखिए अपने मासिक वेतन का कितना बचाता है, 20% बचाता है। देखिए अगर प्रतिशत की बात हो रही है तो आय कितना होगी, 100% होगी। और बचाता कितना है, 20% बचाता है। इसका मतलब कितना खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे 80% खर्च कर दिया। देखिए कितना आसान सवाल था। आय प्रतिशत में था तो हमने 100 मान लिया, बचाया कितना 20%, तो व्यय कितना हुआ होगा, 80% हुआ होगा। और इसको रेशियो में बनाना है, बना लेते हैं। तो 5:4:1 आ जाएगा। अब देखिए आपका सवाल क्या दिया हुआ है, यदि उसका मासिक व्यय दिया गया है और यहां पर मासिक व्यय कितना है, 4 है। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 6,000 रुपए दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि मासिक बचत, तो मासिक बचत पूछ रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। जब 4 यूनिट की वैल्यू 6,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 1500 हो जाएगी। यानी उसकी मासिक बचत आ जाएगी कितना, 1500। 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। चले आपको इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ के समझाता हूं। देखिए यहां पर आप 66/2/3 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। जबकि 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है। तो हमने प्रतिशत को किस में बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया। अब आप यहां फिर से चीजों को आसानी से समझेंगे। आपका क्या है, आय है, व्यय है और बचत। आय कितना है, अब यहां देखिए आय का इतना परसेंट खर्च करता है। मतलब आय अगर 3 है तो खर्च कितना करता है, 2। यानी आय अगर 3 है तो 2 खर्च करता है। तो बचत कितने की होगी, 1 की होगी। अब यहां देखिए कह रहा है कि वह 3 प्रति माह, ये 3 यहां से मिस्टेक है, गलत है। यदि वह प्रति माह 1200 की बचत करता है तो आप देखिए बचत कितने की करता है, 1200 की। अब 1200 किसकी वैल्यू है, बचत है, तो ये किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की, भाग दे दिया। और हमसे पूछा है व्यय, इसका मतलब हमसे 2 यूनिट की पूछा है वैल्यू, तो गुणा कर दिया, कितना हो गया, 2400। यानी कि आपसे व्यय पूछा है इसका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। तो जो मालूम था उससे भाग दे दिया, जो मालूम करना था उससे गुणा कर दिया। आइए आय व्यय पर और भी सवाल इसी तरीके से देखते हैं। एक परिवार एक परिवार एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान कर देता है। ये दूसरे टाइप से सवाल है, थोड़ा ध्यान देना है।
8% दान कर देता है, दान पर खर्च करता है, एक विशेष महीने में परिवार के दान पर 1200 रुपए खर्च हुए। तो देखो दान पर कितना खर्च करता है 8% और रुपए में कितना खर्च कर रहा है 1200। कह रहा कि उस महीने में परिवार की आय कितनी थी। तो ये सवाल को आप डायरेक्ट कर दे। देखिए आपका ध्यान कहां होना चाहिए, पैसे पर, यानी आपकी नजर कहां होनी चाहिए, पैसे पर। और ये किसका पैसा है ये भी मालूम होना चाहिए, यानी कि 1200 दान पर खर्च कर रहा है और परसेंटेज में कितना दान पर खर्च किया है। तो आप कहेंगे 8%, मतलब ये 8 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे पूछा है आय यानी कि 100% की वैल्यू। तो सीधा सीधा आपकी आय आ जाएगी 100% की वैल्यू 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 5 40, यानी कि कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। कितना आ जाएगा 15,000 रुपए, यानी ऑप्शन। तो देखिए जो मालूम था उससे भाग दे दिया। ये दान पर कितना खर्च किया था 1200 रुपए और दान पर खर्च कितना कर रहा था 8%। तो 8 यूनिट की वैल्यू मालूम थी, भाग दे दिया। और हमसे कुल आय पूछा था, परिवार का आय पूछा था, यानी 100% की वैल्यू पूछा था, गुणा कर दिए। आगे बढ़ते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% वृद्धि और उसके व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। काफी अच्छा और स्टैंडर्ड सवाल है और आप चलिए इसको आराम से समझेंगे। यहां पर शायद ऑप्शन में करेक्शन है, 6% होना चाहिए। चलिए मैं सवाल पहले देखता हूं। आय की बात करते हैं और व्यय, आय व्यय दे रखा है। आय व्यय का रेशियो दिया कितना 3:2 और बचत फिर कितनी आ जाएगी। आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत आ जाएगी कितना 1 आ जाएगी। आइए इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उसकी आय में 10% की वृद्धि है। तो हम सीधे सीधे यहां पर आय में 10% की वृद्धि है तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और कह रहा उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि हो रही है तो व्यय में 12 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखिए आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। यहां पर 6% ही होगा, 9 गलती से लिख उठा है। चले बिल्कुल इसी तरीके का और एक सवाल आपको समझाता हूं। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है और बचत 15%। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो चलिए आराम से उसी तरीके से करते हैं। आय, व्यय और बचत। आय कितना है 5 है, नहीं व्यय दिया गया है, यानी खर्च कितना कर रहा है 5 कर रहा है, व्यय कितना है 5 है और बचत कितनी है 1 की है, यानी 5 खर्च कर दिया, अभी 1 रुपए बचा है। इसका मतलब आय कितनी रही होगी 6 रही होगी। कह रहा कि वेतन में 25%, वेतन मतलब आय में, तो आय में 25% वृद्धि कर रहा है, यानी वेतन में कितने का 25% का वृद्धि कर रहा है तो 25 का 150 हो जाएगा। और कह रहा है कि बचत में 15%, तो बचत यहां है, बचत में 15% की वृद्धि कर रहा है तो यहां कितना हो जाएगा 15 एकन्नम 15। अब देखिए आय में से व्यय घटाते हैं तो बचत आती है और उसी तरीके से अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा।
तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 135। अब देखिए, अब यहां पर देखिए इससे गुणा करके हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए इसके व्यय में कितना परसेंट वृद्धि होगी, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूना 10, 5 सते 35, यानी कि 27% वृद्धि होगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो बिल्कुल आसान से तरीके से, इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए और देखते हैं इसी तरीके के सवाल। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, हाँ, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 10,000 रुपए था। चलिए यहां फिर से वही आय व्यय है, आय व्यय और बचत। उसकी आय कितना है, 12,000 है, और अब इसको आप डायरेक्ट रेशियो में भी लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लिखें। आय कितना है, 12,000 है, तो आय व्यय का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं तो ज्यादा सही है। यहां देखिए आय कितना है आपका, आय दिया गया है 12,000 और व्यय कितना दिया गया है 10,000। आय 12,000, व्यय 10,000। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, रेशियो बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 6:5। तो आय व्यय का हम लोग आसानी से रेशियो निकाल लिए। आय व्यय का जब रेशियो निकल आया है यहां पर, तो देखिए आय कितना हो गया 6 और व्यय कितना हो गया 5, तो बचत कितने की होगी, 1 की। अब कह रहा अगले वर्ष उसकी आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि होती है। तो आय में कितने परसेंट की, 12% की, बरछंग 72, और व्यय में कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 47% आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देता है, यानी कि जब प्रतिशत में बात करेगा तो कुल आय हम 100 मान लेते हैं, तो खर्च कितना कर रहा है, 75%। तो फिर से उसी तरीके से सवाल को करते हैं, आय व्यय और बचत। अब बार बार जरूरी नहीं है कि चीजों को लिखा जाए। तो आय 100 है और व्यय 75 है, तो बचत कितनी होगी, 25, छोटा कर लीजिए, 4:3:1 हो गया। कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आय को कितना बढ़ाया जा रहा है, 20%, तो 20/80। आगे खर्च में 15%, तो खर्च को 15% बढ़ाया जा रहा है, 15×3=45। तो बचत फिर कितनी होगी, आय में से व्यय को घटा दो, बचत कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। और आपसे पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 35% आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से, शानदार तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये भी उसी तरीके से सवाल है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और बचत में 15% वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, और ये दशमलव में लगभग में पूछा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब देखिए आय 100% हो गई, तो व्यय कितना है, 72% है, तो बचत कितनी हो जाएगी, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आ जाएगी 28%।
आय व्यय बचत डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 25 और 4 एकन्नम 4, 4 8 32 और 4 सते 28। आय व्यय और बचत का रेशियो आ गया। कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आय में कितना 20% का वृद्धि हो रहा है, तो इसको हल कर दीजिए कितना हो जाएगा 500। और उसके बचत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो बचत यहां पर है 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब देखिए आय में से व्यय घटाते हैं बचत आती है, तो आय में से बचत को घटा दो व्यय आ जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 395 आ गया। अब आपसे पूछा है कि उसकी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 395 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं। 18 दूना 36, कितना बचा आपका 3 बचा है। अब देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। 18 दूना 36 हो गया, 3 बचा हो गया 35। अगर एक और होता तो कितनी बार जाता 2 बार जाता, लेकिन कम है तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। आपका 9 बार जाएगा, यानी कि 29 दशमलव में यहां देखिए थोड़ा सा एक बार ले जाते हैं, यानी कि 18 दूना 36, अब 35 बचा, 2 बार नहीं जाएगा तो एक बार ले जाएंगे, फिर और दशमलव में कुछ आएगा। तो ऑप्शन देखने से खुद ही नजर आ रहा है कि हमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है, यानी कि 21.9% आ जाएगा। क्योंकि जब 18 से भाग दिए 18 दूना 36, तो बचा कितना 3 हो गया 35, तो एक बार और जाएगा। यानी जैसे ही 21 आया और दशमलव के बाद कुछ और आएगा, हम तुरंत समझ गए कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राजू की आय और व्यय, राजू की आय उसके व्यय से, यहां ध्यान देना थोड़ा सा सवाल बदला हुआ। राजू की आय उसके व्यय से 20% ज्यादा है, यानी कि जो राजू की आय है उसके व्यय से 20% ज्यादा है। यानी आय अगर 100 है, नहीं व्यय से 20% ज्यादा है, तो व्यय को अगर हम 100 मानते हैं तो आय कितना हो जाएगी 20% ज्यादा हो जाएगी। आय कितना हो जाएगी 20% ज्यादा, यानी 120। आराम से आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए यहां क्या कह रहा है कि जो आय है उसके व्यय से 20% ज्यादा है, तो आय को क्या करना है व्यय से 20% ज्यादा रखना है। तो यहां बचत कितनी हो जाएगी 20 की, डिवाइड कर लेते हैं। 6:5:1 आ गया। और आगे बढ़ते हैं। आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो आय में कितना वृद्धि करना है 60%, तो कितना हो जाएगा 360। व्यय में कितने परसेंट की 70, तो 7 बचे 35, यानी 350 आ जाएगा। तो आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। और पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। अब आप देखिए इसको आसानी से, यानी बचत पूछा गया कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 10% आएगा। क्या 10%। देखिए आय में से व्यय को घटाए हैं तो बचत आई है, तो बचत प्लस में आई है, यानी कि 360 में 350 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो प्लस में आया है इसलिए 10% बढ़ेगा। 10% क्या है बढ़ेगा। लेकिन आय में से व्यय को घटाते माइनस में आ जाता तो हम ये कह देते कि 10% कम होता, लेकिन यहां पर 10% बढ़ेगा। काफी अच्छा सवाल था। आइए और सवाल देखते हैं इसी तरीके से। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यानी कि कितना खर्च करती है 75% आय व्यय और बचत।
देखिए जब 75% खर्च कर देती, नहीं आय को 100% मानेंगे और 75% खर्च हो रहा है तो बचत कितनी होगी, 25% होगी। हल कर देते हैं तो 25 से डिवाइड करेंगे 4:3:1 आ जाएगा। अब सवाल आप ध्यान रखेंगे, मैंने हर टाइप के सवाल को लिया है, काफी अच्छा सवाल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर बैठेंगे। देखिए कह रहा है कि आय में 20% वृद्धि हो रही, नहीं आय को 20% बढ़ाया जाता है। तो चलिए इसको हम 20% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 80। और कह रहा है कि बचत 1% घटती है, तो बचत क्या है कि 1% क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि माइनस में आएगा। 1% क्या हो रही है, घट रही है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, कितना, वो भी माइनस में। बचत क्या हो रही है, 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहां देखिए कि यहां पर कितना आया है, 1, तो माइनस में 1 आया है, क्योंकि क्या था, 1% घट जाता था, बचत 1% कम हो रही थी तो -1 आया है। 80 में कितना घटा दें कि -1 आए, तो आप कहेंगे 81। अब देखो आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगी -1, यानी कि देखिए 80 में से माइनस करेंगे 81 को तो -1 आ जाएगा। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो व्यय आपका ये है, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 27%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। काफी अच्छा सवाल था, आप थोड़ा इसको ध्यान देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरे टाइप के सवाल हैं, ये भी आय व्यय पर आधारित हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सवाल है। चलिए देखिए, कह रहा भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 रुपए अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है, तो भानु का मासिक वेतन होगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि कुल कितना खर्च कर रहा है। चलिए कुल खर्च निकालते हैं। देखिए यहां पर अगर कुल खर्च निकालेंगे तो पहले 20% किराए पर खर्च किया, 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर और 18% बिजली पर। तो अगर हमें कुल खर्च निकालना है तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, तो 62% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 62%, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62% आ जाएगा। यानी कुल खर्च कर लिया 62%, तो बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, तो आप कहेंगे बचत कितनी होगी, 38% होगी। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, बचे हुए पैसे को, तो बचत प्रश्न में कितना दिया है, बचत यानी कि 15,200 दिया, यानी 1520 दिया हुआ है। आपकी बचत कितना है, यानी कि 1520 है, और प्रतिशत में बचत कितना है, यानी कि 38 है। इसका मतलब 38 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1520 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या गया है, उसका मासिक वेतन, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें यहां से। ठीक, तो यहां पर देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, देख लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आप इकाई के अंक पर देख के काम कर सकते हैं। 8 चौक 32, नहीं समझ में आता तो देखो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32, 4 3 12 3 15, यानी इससे कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी,
4000 हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो यहां देखिए खर्च हम निकालते हैं, कुल खर्च कितना है डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45 और 10 55। तो खर्च कुल कितना परसेंट हो गया? 55% हो गया। तो फिर बचत कितनी होगी? तो बचत कितनी होगी तो आप बताएंगे 45% होगी। और आपका बचत प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 27,000 दिया हुआ है, यानी कि 45% की वैल्यू 27,000 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 600 आ जाएगा। तो आपसे 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी उसकी आय पूछा गया है, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये, यानी 60,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही? ए। तो यानी कि 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? यानी कि 60,000 हो जाएगी। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का है थोड़ा सा सवाल। देखिए, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% पत्नी को दे दिया। तो जो 30% था उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी को दे दिया 30%। और फिर बचा कितना? तो आप कहेंगे 70% बचा। और जो 70% बचा था, कह रहा कि शेष धन का आधा पुत्री को दे दिया, यानी इसमें से आधा कितना होगा? 35%। 35% पुत्री को दे दिया, आधा तो बचा कितना? आप कहेंगे आधा ही बचा 35%, यानी 35% आधा किसको दे दिया? पुत्री को। तो आधा 35% और बचेगा, और फिर 35% को क्या कर रहा है? अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो चलिए 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7% मिलेगा। और प्रश्न में दे रखा है कि एक पुत्र को रुपए में कितना मिल रहा है? 14,000। इसका मतलब 7% की वैल्यू 14,000 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2,000 रुपए हो जाएगी। और 100% की वैल्यू फिर कितना हो जाएगी? 2 लाख। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आइए और आगे बढ़ते हैं। अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? तो चलिए इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूं। एक तो आप यहां ऐसे देख लीजिए, मान लिया कुल आय कितनी है? यक्स है। अब जब शेष का सवाल आएगा, शेष राशि का रहेगा, तो इसको दूसरे तरीके से करना, इसको आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो देखिए, उसने अपने वेतन का 20% किराने पर खर्च किया, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 80% बचा, यानी 80/100। फिर शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च किया, तो जब 30% घर के किराए पर खर्च किया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 70%, यानी 70/100। और अंत में व्यक्ति के पास कितना बच रहा है? 8400 रुपए। सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो कट गया, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 का नम 7, 7 दूना 14, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 का नम 8, 8 पंच 40, यानी यक्स बराबर कितना आ गया?
15,000, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक और तरीके से कर सकते थे इसको, जैसे 30% खर्च किया था, 30% क्या किया था? किराने पर खर्च किया था, तो फिर बचा कितना? तो आप कहेंगे 70%, यानी कि 20% खर्च किया है, तो बचा कितना? 80%। और 80% में से 30% घर के किराए पर खर्च कर रहा है। जब 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 70%। तो जो 80 था उसका 70% निकाल लिए तो कितना आ गया? 56% आ गया। यानी बचत कितना है? 56% है। तो आपकी बचत यहाँ कितना है? 8400। यानी कि 56% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू पूछा है, तो 8400 को हम क्या करेंगे? 56 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे वही आएगा। डिवाइड कर देते हैं, 7 से करो, 7 एकम 7, 7 दूना 7 8 56, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 150, यानी कि 15,000। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप या इसी तरीके को लाए, ये कभी कभी दशमलव में आ जाता है तो आप यही तरीका लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर शेष का, तो देखिए फिर से वही सवाल आ गया शेष का। तो शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष का 30% कपड़ों पर, और उसके पास कितना बचते हैं? 9,520 रुपए। तो आइए उसी तरीके से करते हैं। यक्स मान लिया कुल आय थी, 20% यदि खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 80/100। उसके बाद फिर 15% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 85/100। उसके बाद फिर कितना खर्च कर रहा है? 30%, तो बचेगा कितना? 70/100। और अंत में बचत कितना दे रखा है? 9,520। सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। अब सामने से डिवाइड कर देते हैं, 8 से इसी को, 8 से इसको डिवाइड करते हैं, या यहाँ पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा 2 से, और यहाँ 4। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 तियाई 12, 4 8 32। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। 17 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 17 दूना 34। यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया? 20 यहाँ पर है और यहाँ 100 और 10 से गुणा होगा तो 3 0 और बढ़ जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, शेष बकरियों में से 5% बकरियां बीमारी में मर गई। यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताएं कि बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। मान लिया कुल कितना थी यक्स, 8% क्या नहीं 12% क्या हुआ? बकरियां बाढ़ में बह गई, तो बची कितना? तो आप बताएंगे 88% बची। फिर शेष का क्या हुआ? 5% बीमारी से मर गई, तो बची कितना? 95/100। और अंत में कुल कितनी बची हुई है? 8,360। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा 5 से, और यहाँ 20 आ जाएगा। सामने से 11 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, या 8 से डिवाइड करना है कर दीजिए आप।
तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 अठे 88, तो 11 सत्ते 77 होगा। फिर कितना बचेगा 3, 11 छका 66। अब 19 से डिवाइड करेंगे 19 चौक 76 और 8 से डिवाइड करेंगे 8 पंच 40। अब गुणा कर दीजिए 20 पंचे 100 आ गया और यहाँ पर 100 से गुणा होगा तो और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10,000। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बी। सीरियल चेंज हो गया है, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। जल्दबाजी में आप यहाँ पर देखिए ए बी को भी गलती से टिक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल यहाँ है, काफी अच्छा सवाल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल प्रतिशत में भी पूछा जाता है, अनुपात में भी पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी पूछा जाता है। तो चलिए मैं पहले इसको बेसिक में समझाता हूं, उसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको समझाऊंगा। तो शॉर्टकट तरीका ही समझाते हैं, बेसिक में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए यहां पर जब भी क्या है x प्लस वाई का, देखो यहां दिया यदि x प्लस वाई का 35% बराबर x माइनस वाई के 40% के है, तो यहां पर हमें x वाई का रेशियो निकालना पड़ता है। तो अगर x y का रेशियो निकालना है तो बिल्कुल एकदम शानदार तरीका आपको मैं समझा रहा हूं कि x y का जो रेशियो होगा कैसे निकलेगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए और 5 सत्ते 35 और 5 8 40 आ गया। अब एक में हम जोड़ लेंगे तो 8 7 15 x का मान आ जाएगा और एक में हम घटा लेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे 1 तो y का मान आ जाएगा। यानी x और y का रेशियो कितना आ गया, 15:1 आ गया। अब यहाँ सवाल में पूछा गया है कि x y का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ लिखा हुआ है y का, तो y से तुलना करना है। तो x कितना है 15 है और ये पूछा है y का कितना प्रतिशत है, तो y से तुलना करना है तो बटे में y रखेंगे और गुणे में कितना 100, यानी कि कितना आ जाएगा 1500%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा। काफी अच्छा सवाल था, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरीके का सवाल है। आप पहले सीधा रेशियो निकाल लीजिए, बिल्कुल आसानी से। देखिए P और Q का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। एक में जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 P का मान आ जाएगा और एक में घटाएंगे तो 3 आ जाएगा Q का मान। अब आपसे सवाल पूछा है तो जो P है Q का कितना प्रतिशत है, तो P है कितना 5 है और पूछा Q का कितना प्रतिशत है, तो बटे में क्या आएगा Q आएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए आपका, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आप जानते हैं 100/3 कितना है, 100/3 की परसेंटेज वैल्यू, या आप वैसे भी हल कर दें कोई दिक्कत नहीं है। 500 में अगर हम भाग देंगे 3 का तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2 बटा कितना 3, यानी कि 166 सही 2/3%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 166.66, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप यहां देखिए रेशियो आसानी से निकाल लेंगे तो बहुत कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है, आसानी से आप कर लीजिए। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अगर हमें P का मान चाहिए, P और Q का रेशियो निकालना है, तो मैंने कहा अगर हम जोड़ लेंगे 5 और 3 8 आ गया
और 1 में घटा लेंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। छोटा कर लेते हैं, 4:1 आ गया। अब आपका सवाल क्या पूछा है आगे, इनका रेशियो बन गया। कह रहा Q इक्वल टू P का x%। तो यहां दिया क्या है, Q इक्वल टू P का x%। तो x का मान बताना है, तो चलिए P का मान कितना है, 4, Q का मान 1। तो रख दीजिए यहाँ, Q का मान 1 है और P का मान 4 है, और गुणे x बटा 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x बराबर कितना, 25%। कितना, 25%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग है सवाल, लेकिन यहां भी हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। तो देखिए, ए और बी का जब हमें रेशियो निकालना है तो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 30 एकन्नम 30 और 30 तिहाई 90। तो यहां पर सीधा सीधा अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां देखिए क्या है, 3a इक्वल टू 1b। तो रेशियो निकालेंगे तो a बटा b इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1:3। आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि b इक्वल टू a का 2x%। तो x का मान बताना है, तो वैल्यू रख दीजिए। b का मान कितना है, 3 है, और a का मान कितना है, 1 है, और 2x बटा कितना हो जाएगा, 100। डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 150%। कितना, 150%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रतिशत का दूसरे तरीके का सवाल है, देखिए कह रहा 1000 का 25% मतलब का मतलब गुणा होता है 1000 गुणे 25/100 का 1% मतलब 1/100 का 1% यानी 1/100। अब इसी को सॉल्व कर देना है, यानी 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, यानी इसी को सॉल्व करना है। तो 0 डिवाइड कर दीजिए, कितना कट गया, 2, और यहां से 1। अब देखिए ऊपर क्या दे रखा है, 25, और नीचे क्या बचा हुआ है, 1000। अब जब हम 25 में क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। यानी कि जब 25 में 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दिया हुआ है, इसमें आपसे यक्स का मान पूछा है। चलिए मैं पहले सवाल को लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 60 का 20%। हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना विस्तार में करें, ठीक, और आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट आपको लिखता चलता हूं, समझाता चलता हूं। आप इसका 20% निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी बटे में प्रतिशत है तो प्रतिशत क्या करेगा, 2 दशमलव को हटा देगा, यानी कि प्रतिशत से इसको हम काटेंगे। तो देखिए 60 का 20% यानी कि 60 गुणे 20/100 प्लस 90 का 70% यानी 70/100 माइनस यक्स का 250% यानी 250/100 इक्वल टू 80 का
50% यानी 50/100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो 2 जीरो कट गया, यहां भी 2 जीरो कट गया। अब इसको तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ कितना है 5/2, यहां भी 2 जीरो कट गया। अब आप आसानी से ध्यान देंगे, ये कितना है 12 प्लस 963 माइनस 5x/2 इक्वल टू कितना 40 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे और 40 इधर लाएंगे तो प्लस है -40 हो जाएगा, और इस यक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 5x/2। 5 सते 35 तो 7 दूना 14 आ जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये सवाल इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 600 के 150% का 0.02% है। तो देखिए 600 गुणे 150/100 गुणे 0.02/100, इसी का मान पूछा गया है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, पहले तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 जीरो खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक पहले से ही है, दशमलव के बाद 2 अंक है। चलिए पहले गुणा कर देते हैं, 15 दूना 30, अब यानी कि 15 का इसमें गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और यहां आप ध्यान देंगे, देखिए 15 दूना 30 यानी कि आपका 30 हो गया। 30 का गुणा हम किस में करेंगे 6 में, तो 180 आ जाएगा। और जब इसे यहाँ 2 अंक के बाद पहले ही दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक पहले से था, लेकिन जब हमें इसे 10 से भाग देना है तो दशमलव कहाँ चला आएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। तो यहाँ 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक पहले से ही था, लेकिन 10 से भाग देंगे तो दशमलव एक स्थान और बाईं साइड में आ जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, आप इसे डायरेक्ट कर लें तो ज्यादा सही है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 1480 के 16% का 19% क्या है। तो देखिए पहले बात तो एक बात आप समझ लीजिए, जैसे यहां पर 18 180 का 60% लिखें या 60 का 180% लिखें, दोनों बात वही है। अगर जब ये गुणे में है तो प्रतिशत आप यहां लगाएं या यहां लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो दोनों को आप एक जैसे ही लिख सकते हैं, तो प्रतिशत में कोई फर्क नहीं होता। तो यहां देखिए 2 बार प्रतिशत लगा हुआ है, तो ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए 2 बार प्रतिशत होना चाहिए। अब यहां कितना है 1480 है, तो 1480 भी ऑप्शन में सभी के पास है। अभी तो लग रहा है सभी ऑप्शन होगा, लेकिन अब यहां देखिए क्या है कि 16 है और कितना 19 है, तो 16 19 यहां कहां पर मिलेगा, तो आप देखें यहां तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए कहां से, ये देखिए 19 38 दिया हुआ है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 गुणे 2। चलिए मैं ऑप्शन लिख के समझाता हूं। 38% का 8% का 1480%, यानी कि ये दे रखा है, आप दे रखा है। ठीक, अब देखिए
अगर हम इसको तोड़ेंगे 19 गुणे 2 तो 19 दूना 38 और इस 2 को इसके पास भेजेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 19% और ये कितना हो जाएगा 16% और 19 और 16 हमें मिल जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगर सॉल्व करने लगोगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे इस सवाल को करने में। आप डायरेक्ट देख लीजिए कि उसका मल्टीपल क्या है। यहां देखिए आप, यहां कितना था 1480 था, 1480 सभी ऑप्शन में मिल रहा है। प्रतिशत 2 बार लगा है, 2 बार प्रतिशत भी सभी में है। ये 16 गुणे 19 है तो 16 19 का मल्टीपल आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है कि 19 गुणे कितना है 2 है और ये कितना है 8 है, तो ये इसके साथ चला जाएगा तो ये 16% बन जाएगा और ये 19%, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब ये भी सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां कह रहा है यक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है। तो देखो यक्स का 8% है तो वाई का 4% है, इसका मतलब उसका आधा। यक्स का 8% बराबर होगा किसके, वाई के 4% के, यानी कि यक्स के 8% वाई का 4% है यानी आधा। तो यक्स का 20% क्या होगा, वाई का 10% के बराबर। तो ये सवाल भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यक्स का 20% किसके बराबर हो जाएगा, वाई के 10% के बराबर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 160 का 20% प्लस 50 का 10% इक्वल टू यक्स माइनस 1। तो यक्स का मान पूछा है। तो देखिए प्रतिशत क्या करेगा, 2.2 जीरो हटा देगा, बटे में 100 आएगा। ये भी प्रतिशत क्या करेगा, 2 जीरो हटा देगा, बटे में 100 आएगा। तो ये कितना हो गया, 16 दूना 32 और प्लस ये 5 कन्नम 5 इक्वल टू यक्स माइनस 1। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 37 इक्वल टू यक्स माइनस 1। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। प्लस में आया है माइनस में नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, नहीं आप -38 टिक कर दें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक 860% आप 50। तो यहां पर थोड़ा आप सवाल ध्यान देंगे, यहां पर ये आपका जो है भाग, ये क्या है भाग होगा, यानी कि थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर भाग होगा। तो चलिए मैं लिखता हूं 860% आप 50 और भाग का मतलब बटे में 50% आप कितना 860। अब देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको कि 180 का 60% या आप बदल दें इनको कि 60 का 180%, दोनों एक ही चीज है। प्रतिशत आप चाहे 60 के साथ लगाएं चाहे 180 के साथ, उसका मतलब वही निकलेगा। तो यहां देखें ऊपर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और इससे ये कट गया, 50 से 50 कट गया, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर की और नीचे की चीजें बिल्कुल सेम है। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है, यानी आपके सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक राशि के 85% के, मान लेते एक राशि है x, राशि के 85% के
50% के 30%, यानी कि 50% का 30% 51 है। तो आपको राशि क्या है ये बताना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहां 2 जीरो कट गया, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं 17 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 20। इसको भी 5 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा 17 त्रिक 51, 51 से क्या हुआ कट गया। अब बटे में क्या है 4 और 2 जीरो है, यानी कितना हो जाएगा आपका 400। यानी कि ये सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा डी। आइए और कुछ सवालों को देखते हैं। ये भी उसी तरीके का है। देखिए कह रहा एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। तो मान लिया राशि क्या है x है, इसके 32% यानी 32/100, 32% का 40% यानी 40/100, 40% का 60% यानी 60/100, कितना है 432 है। तो सॉल्व कर देते हैं, x का मान निकल आएगा। 0 से 0 कट गया आपका, ठीक। सामने डिवाइड कर देते हैं, ठीक। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 0 बढ़ेगा 4 8 32। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6 और 6 8 48। और सॉल्व करते हैं इसको, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। और डिवाइड करते हैं, ठीक। 4 दूना 8, 4 से डिवाइड करेंगे 25 और इसको डिवाइड करेंगे यहां तो 9 आ जाएगा। यानी आपके सवाल का जवाब आ गया 25 गुणे 25 यानी 625 और गुणे कितना 9। 9 का गुणा कर देते हैं, 9 पचे 45 की 5, 9 दूना 18, 4 22 और 9 छक 54 और 2 56। यानी कि आपके सवाल का जवाब कितना होगा 5625। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा सी नंबर। आइए कुछ और सवालों को देखा जाए। दो 240 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग 5400 के 18% के बराबर हो। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 2400 के 12% में यानी 12/100, 2400 के 12% में क्या जोड़ें। हम मान लेते हैं क्या जोड़ें, x जोड़ें, ताकि योग क्या हो 5400 के 18% के बराबर प्राप्त हो। 5400 के 18% के बराबर प्राप्त हो। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, गुणा कर देते हैं। x प्लस बर चौक 48, 12 दूना 24, 4 28। यहां गुणा कर देते हैं, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 और 7 कितना हो जाएगा 97। अब इसको ले जाके उधर घटाते हैं, तो ले जाके घटा देते हैं। अगर हम 12 में एक कैरी यहां से लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 एक ही ऑप्शन में है तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करें, लेकिन फिर भी आइए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में हम कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, यहाँ बचेगा कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में अगर 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
आइए और आगे बढ़ते हैं। एक ही संख्या के, देखिए यहां कहा गया है एक ही संख्या के, मतलब संख्या एक ही है। एक ही संख्या के 82% और 73% के बीच अंतर। तो देखिए वास्तव में कितना दिया है, 72 दिया है। तो आप ऐसे समझें, ये जो 72 अंतर है एक संख्या के 82% और 73% का अंतर है, और 82% और 73% में अंतर कितने का आएगा, तो आप बताएंगे 9%। यानी एक ही संख्या के 82% और 73% में का अंतर कितना आएगा, 9% आएगा। और यहाँ पर अंतर कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। इसका मतलब 9% की वैल्यू क्या है, 72 है। और आपसे पूछा कितना है, 48% की वैल्यू, यानी 9% की वैल्यू कितना है, 72 है। और आपसे पूछा किसका है, 48% की वैल्यू। तो 9 एकम 9, 9 8 72। तो 48% का मान कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64, 8 चौक 32, यानी कि और 6 कितना 38, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।